अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने जो है वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसीज को मेजर किया था, जिसके अंदर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन था, मीडियन इंक्लूड था उसके अंदर। ठीक है जी, क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल हमने वहाँ पे कैलकुलेट किए थे, और उसमें हमने आपको जो है वो सवाल भी दिया था जो हमने मीडियन और क्वार्टाइल आपको करके दिखाया था, और उसके बाद डिसाइल और परसेंटाइल लोकेट करके हमने आपको बता दिया था। और देन उसके बाद फिर आपका काम था कि आपने जो है वो डिसाइल एंड परसेंटाइल को कैलकुलेट करना। ओके, और उम्मीद करते हैं कि आपने वो काम जो है वो किया होगा, और आपका जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो एज पर द आंसर, जो हमने आंसर वहाँ पे आपको मेंशन करवाए थे, ठीक है जी, हमने आपको जो है वो उन आंसर्स को जो है वो आप टैली आपने कर लिया होगा। ठीक है जी। अच्छा, आज जो हम सेशन के अंदर इस सेशन में जो हम काम कर रहे हैं वो हम करेंगे अपना ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल डिस्पर्जन की मेजरमेंट। और जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आए हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी हम जो है वो अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को प्रीवियस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैरी ऑन करेंगे आगे। तो जो हमारे लास्ट क्वेश्चंस के रिजल्ट्स थे, जो आपने लास्ट सेशन में हमने चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसी से हमने कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक है, जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। और हमने जो है वहाँ पे कुछ फार्मूलाज चेंज हुए थे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसके अंदर मेजरली मीडियन था, मॉड था और क्वार्टाइल का फार्मूला था। उसको भी हमने इन डिटेल वहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लिया था। अच्छा, हम जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल हमारा प्रीवियस वाला सवाल ही है, यही डाटा हमारे पास अवेलेबल था। ठीक है, यही डाटा हमने जो है वो दोबारा जो है वो लिया है डिस्पर्जन्स के लिए भी। ठीक है, अच्छा, और इसके अंदर अब आपको यहाँ पे तो अभी सिर्फ हमने एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है फॉर द फॉलोइंग डेटा। आपके पास क्वेश्चन जो पेपर में है वो डिटेल में भी आ सकता है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स या मार्क्स ऑब्टेन बाय 45 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। इस तरीके से पूरे डिटेल में आपको वो किसी पर्सपेक्टिव के अंदर क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, अच्छा, और उसी के लिए जब हमने लास्ट में जब हमने कैलकुलेशन की थी तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया दैट इज वी हैव टू फाइंड सेंट्रल डिस्पर्जन इस डाटा के ऊपर जितने भी एप्लीकेबल होंगे। और सेंट्रल डिस्पर्जन आपके पास कितने थे? जब भी हमने सेंट्रल डिस्पर्जन कैलकुलेट किए हैं अपने लास्ट सेशंस के अंदर भी, तो उसमें भी हमने क्या किया था, उसके अंदर हमने सेंट्रल डिस्पर्जन के साथ रिलेटिव मेजर्स को भी साथ साथ कैलकुलेट किया था। और रिलेटिव मेजर्स क्या होते हैं आपके पास कि हर सेंट्रल डिस्पर्जन की परसेंटेज रिफ्लेक्शन जो होती है वो कितना परसेंट जो है वो स्प्रेडिंग जो है वो उसकी वजह से हो रही है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव मेजर। कि आप डिस्पर्जन कैलकुलेट करते हैं, डिस्पर्जन की अमाउंट आ जाती है, डिस्पर्जन की अमाउंट के बाद अगर हम देखते हैं कि कितना परसेंट डेटा जो है वो उस डिस्पर्जन से जो है लाई कर रहा है, तो हम उसके लिए रिलेटिव मेजर्स को कैलकुलेट करते हैं। और रिलेटिव मेजर्स की पहचान क्या है कि जहाँ पे लफ्ज़ कोएफिशिएंट का यूज़ किया जाएगा तो आप समझ जाइए कि वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। जैसे अगर डिस्पर्जन की बात करें तो डिस्पर्जन हमारे पास रेंज होती है, ठीक है जी, और रिलेटिव मेजर की बात करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बन जाएगी। ठीक है, मीन डेविएशन डिस्पर्जन होती है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये आपका क्या होगा, इसका रिलेटिव मेजर बन जाएंगे इसके। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये। तो हमने जो है जो सवाल हमारे पास था उसके अंदर हमने ये चीज़ें पहले से करके रखी हुई थी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज तो आपको गिवन थी। हमने यहाँ पे मिड पॉइंट की वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट किया था लास्ट सेशन के अंदर जो सेंट्रल टेंडेंसीज में थे। तो सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर हमने बताया था कि 14.5 कैसे आपने कैलकुलेट किया था। 14.5 आपने कैलकुलेट किया था अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड किया था। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे कैरी ऑन करी है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे उसको लिख कर नहीं दिखाया, हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट ले ली हैं 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2। सिंटेक्स याद रखिएगा कि आप कैलकुलेटर में जब करेंगे, और अगर आपने कैलकुलेटर के अंदर जो है वो क्या किया, अगर आपने कैलकुलेटर के अंदर ऐसे लिखा 10 + 19 डिवाइडेड बाय 2, तो हो सकता है कि आपका कैलकुलेटर जो है वो ये आंसर जनरेट ना करे, क्योंकि आपका कैलकुलेटर पहले क्या करेगा, आपका कैलकुलेटर पहले जो है वो इस ऑपरेशन को
पहले करेगा, ठीक है जी, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ये? तो आपने क्या करना है, या तो आप 10 + 19 करें, ठीक है जी, 10 + 19 करें, आंसर आएगा 29 और 29 को फिर डिवाइड करें 2 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 14.5। दैट इज द करेक्ट वे। आपको सिंटेक्स मींस कि आप जब कैलकुलेटर पर लिखते हैं तो आपने लिखना सही है। और वैसे भी याद रखिए कि जब आप x निकालते हैं तो x का मतलब होता है दैट इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट आपको वैसे भी आइडिया होना चाहिए कि जब हम ये दो वैल्यूज का मिड पॉइंट निकालेंगे तो 10 और 19 के वैल्यूज बीच में आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू बीच में नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। इसका टोटल हमें पहले से मालूम था 45। और लास्ट क्वेश्चन से जो हमने कुछ डिटेल्स ली हैं, हमने अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया था 37.61, ठीक है जी। हमने मीडियन वहां पे कैलकुलेट किया था 37.167, ठीक है जी। क्वार्टाइल हमने वहां पे कैलकुलेट किया था, क्वार्टाइल का हमारी कैलकुलेशन में था 29.66 और थर्ड क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 46.545। तो ये डाटा मैंने जो है वो अपनी लास्ट सेशन की जो एक्सरसाइज थी, जो लास्ट सेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया था, उससे हमने डाटा फेच किया है। और अब हम मूव ऑन कर रहे हैं किसकी तरफ, अब हम मूव ऑन कर रहे हैं डिस्पर्जन्स की तरफ, ठीक है। तो डिस्पर्जन्स के जो सवाल हैं आपके पास, वो डिस्पर्जन के सवाल में क्या होगा आपके पास, डिस्पर्जन में आपके पास आता है रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, mean deviation about median, coefficient of mean deviation about mean deviation about median, coefficient of mean deviation about median, ठीक है। वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फिर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देन फिर आप लेते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है जी, और फिर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो आज के सेशन में हम जो है वो इन सब चीज़ों को जो है वो कोशिश करेंगे कि आपको एक्सप्लेन कर सकें ताकि आप इनकी जो है वो प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले मेजर की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट मेजर हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड द रेंज, ठीक है। और रेंज आपके पास क्या होती है भाई, रेंज आपके पास होती है दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू आप अपने क्वेश्चन के इंटरवल्स में देखिए। इंटरवल स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो आपका मिनिमम है, ठीक है जी। इंटरवल जो आपका स्टार्ट होगा वो आपका मिनिमम पॉइंट पे आएगा और इंटरवल जहां पे एंड हो रहा होगा वो आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा। यानी आपका पूरा डेटा मिनिमम वैल्यू इसकी 10 है और मैक्सिमम वैल्यू 69 है और ये 10 से लेके 69 के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम वहां पे वैल्यूज क्या लेंगे, हम वहां पे वैल्यूज लेंगे आपके पास। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास जो है वो आ जाएगी 69 माइनस मिनिमम वैल्यू 10, तो हमारे पास रेंज आ जाएगी दैट इज 59। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास दैट इज द रेंज। अब यहाँ आपके पास रेंज की कैलकुलेशन बहुत इजी है। देन इसके बाद जो आप सेकंड चीज निकालते हैं, द सेकंड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है, COR। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और इनटू 100। क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपके पास क्या देती है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आपको जो है वो परसेंटेज बताएगी कि इस डिस्पर्जन से आपके डेटा पे कितना परसेंट जो है वो डिस्पर्जन का इफेक्ट डेवलप हो रहा है। तो अब आपके पास कितनी की वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू विल बिकम 69 माइनस 10, ये हो जाएगा 69 प्लस 10 इनटू 100। तो 69 माइनस 10 विल बिकम 59 डिवाइडेड बाय 79 इनटू 100, ठीक है जी। तो अब कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 59 डिवाइडेड बाय 79, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी आपके पास 74.68, ठीक है।
ये आ गया आपके पास 74.68%। यानी आपका डाटा जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ रेंज आपके पास आई है दैट इज 59। ऑन द बेसिस ऑफ रेंज आपके पास डाटा स्प्रेडिंग्स जो हैं वो 74% है। ठीक है, यानी आपका डाटा 74% जो है वो क्या है आपका स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरा मीजर क्या है? दूसरा मीजर हम लेते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बाद दैट इज मीन डेविएशन। ठीक है जी, और ये मीन डेविएशन है अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन को हम लिखते हैं एम डी मीन डेविएशन और ब्रैकेट में लिख देते हैं एक्स बार। मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला जो हमने लास्ट सेशन में किया था जब हमने अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करी थी तो हमने लिखा था समीशन एफ एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। ठीक है जी, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट एक्स माइनस एक्स बार इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और इसका सम लेना है। तो समीशन का निशान जहां पे भी आता है उस समीशन के निशान का मतलब क्या होता है? उसके आगे वाली टर्म को हमने पहले पूरा सॉल्व करना है और फिर टोटल लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ हमारे पास जो है वो एक कॉलम बनेगा। ठीक है, और वो कॉलम कौन सा होगा? वो होगा एफ एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है जी, एब्सोल्यूट में एक्स माइनस एक्स बार। फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है, x बार की वैल्यू हमने लास्ट सेशन में ली है। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है। आप कैलकुलेटर में जब लिखेंगे तो कैलकुलेटर में कैसे लिखा जाएगा? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई बाय, अब कैलकुलेटर में एब्सोल्यूट आपको नहीं पता कि कैसे निकालते हैं, बट आपको एब्सोल्यूट का फंक्शन पता है। एब्सोल्यूट का मतलब है कि आपका आंसर चाहे माइनस में आए बट माइनस जो है वो लिखा नहीं जाएगा। तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? x की वैल्यू 14.5 माइनस x बार 37.61। अब इसका आंसर जो आ रहा है आपके पास वो कितना आ रहा है? इसका आंसर आ जाएगा आपके पास दैट इज 90.667। अब ये आंसर जो है वो आपके पास माइनस में आएगा, बट मैंने यहाँ पे माइनस मेंशन नहीं किया है। माइनस क्यों मेंशन नहीं किया है? यहाँ पे माइनस इसलिए मेंशन नहीं किया है क्योंकि एब्सोल्यूट क्या करता है? माइनस के साइन को नजरअंदाज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई कितनी? दैट इज 90.667। ठीक है जी, सेकंड वैल्यू आपके पास सॉरी ये आएगी वैल्यू आपके पास दैट इज 92.444। ये वैल्यू 92.444 है। ठीक है, अच्छा सेकंड वैल्यू आपके पास आएगी इसकी 91.778। ठीक है, फिर 15 मल्टीप्लाई बाय 34.5 माइनस 37.61, तो थर्ड वैल्यू विल बिकम 46.667। फिर आएगा आपके पास 75.778, फिर 101.333। ठीक है, और फिर 53.778। क्लियर हो गई बात? ये तमाम वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे और इसका टोटल जो आ रहा है हमारे पास आ रहा है 461.778। अच्छा जी, ये याद रखिएगा आप, यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो हमने कैलकुलेशन करी है वो हमने प्रायर हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है ताकि आपका डिस्कशन का थोड़ा सा टाइम जो सेव, ताकि करंटली हम यहाँ पे सॉल्व ना करें। सॉल्व करने का प्रोसीजर हमने बता दिया आपको एक का, और बाकी सब उसी पैटर्न पे सॉल्व करके हमने इसका टोटल निकाला। तो टोटल निकालने में वैल्यू क्या आ गई? 461.778। यानी यहाँ पे आपके पास क्या होगा? 461.778 divided by summation of f
दैट इज 45। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा आपके पास भाई, मीन डेविएशन, ठीक है जी, अबाउट मीन ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 10.262। इसको डिवाइड करके जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आंसर आ रहा है आपके पास, वो आंसर आ रहा है 10.262। अभी 10.262 आपके पास क्या है, दैट इज 10.262 का मतलब क्या है आपके पास, ये आ रहा है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। तो उसका नेक्स्ट मेजर क्या होगा, इसका नेक्स्ट मेजर हो जाता है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, जो आंसर आया है उसको डिवाइड करेंगे मीन से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मीन डेविएशन का आंसर 10.262, ठीक है, 10.262 डिवाइडेड बाय अर्थमेटिक मीन कितना था 37.61 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन ये आ जाएगा 27.284%। यानी ये क्या शो कर रहा है आपको यहाँ पे, ये शो कर रहा है कि मीन डेविएशन जो मेरा सेंट्रल डिस्पर्जन है, ठीक है जी, अगर मैं इसकी बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करूंगा तो ये शो कर रहा है कि मेरा डेटा स्प्रेड जो है सेंट्रल वैल्यू से दैट इज 27%। ये आपकी क्या इंटरप्रिटेशन बन जाएगी। आप कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन का जो आपका परसेंट है वो आप इसको इंटरप्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन फिर हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट मेजर की तरफ। फिफ्थ वन क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर फिफ्थ इज दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का मतलब क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का मतलब हो जाएगा md ऑफ मीडियन। तो फॉर्मूला समीशन f x माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय समीशन f। अब जो कॉलम हमें बनाने हैं यहाँ पे, ठीक है जी, वो क्या हो जाएंगे, अब जो कॉलम हमारे पास क्रिएट होगा वो समझ लें आप, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस मीडियन। मीडियन का आंसर हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, सही है जी, मीडियन हमारा था 37.167। तो अब कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू आ गई 14.5 माइनस मीडियन आ गया 37.167। तो इसका आंसर आपके पास जो जनरेट होगा वो होगा 90.667। अभी आंसर है माइनस में, बट हमने इसको लिया पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये एब्सोल्यूट के फंक्शन है। एब्सोल्यूट में हम क्या करते हैं, माइनस को नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस को नजरअंदाज कर लिया, तो इस कॉलम की जो वैल्यूज जनरेट होंगी वो क्या होंगी, पहली वैल्यू आपके पास है दैट इज 90.667, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू आएगी आपके पास दैट इज 88.667, ठीक है। फिर आएगा आपके पास 40, फिर आएगा अगेन 80.667, फिर आ रहा है 104, ठीक है। देन फिर 54.667, और अगर हम इन सब का टोटल कर लें तो इन सब का टोटल हमारे पास आ रहा है 458.667। 458.667 that is frequency into absolute of x minus median, x minus median के ऊपर। अब इसको हमने यहाँ पे पुट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 458.667
0.667 divided by that is 45. तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ये हो जाएगा आपके पास 10.193। सही है जी। अच्छा जी 10.193 के बाद इसी का हम क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपके पास 10.193, ये आपका ऊपर वाला आंसर आ गया। ठीक है। और मीडियन आपके पास था 37.167 मल्टीप्लाई बाय 100। तो वैल्यू आपके पास जो परसेंटेज में आएगी वो कितनी आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन विल बिकम 27.424%। ठीक है जी। यानी इसका मतलब क्या हो गया अकॉर्डिंग टू मीन डेविएशन अबाउट मीडियन हमारा डाटा स्प्रेड कितना था हमारा डाटा स्प्रेड था 10.193। ठीक है जी। और जब हमने इसका कोफिशिएंट कैलकुलेट किया तो कोफिशिएंट कैलकुलेशन में पता चला कि हमारा डाटा 27% जो है वो स्प्रेड हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। क्लियर हो गई पॉइंट की बात है। अच्छा और इसके अंदर याद रखिएगा कि इन दोनों में फर्क है। सही है। अगर आप देख सकते हैं तो ये क्या है दैट इज x बार। सही है। ये x बार है और ये आपके पास जो है वो क्या है आपके पास दैट इज मीडियन। और मीडियन आपके पास क्या है वो कांग्रेंस से शो होता है। एक मीन के लिए x बार की वैल्यू लगाते हैं। ठीक है जी। और मीडियन के लिए जो है वो आप क्या करते हैं कांग्रेस की वैल्यू को शो करते हैं। कांग्रेस जो होता है वो कर्व की शक्ल में x के ऊपर आप सिंबल बनाते हैं। ठीक है। और लास्ट हमने जब सेशन किया था तो उसके अंदर हमने मीन मीडियन भी निकाला था और मॉड जब कैलकुलेट किया था तो उसके अंदर हमने क्या किया था उसके अंदर हमने कैप की वैल्यू लगाई थी। एक ऊपर से वो हमने कैप लगाया था। तो ये मीन मीडियन मॉड जो है वो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट मेजर क्या है आपके पास नेक्स्ट मेजर आपके पास जो है वो है दैट इज 7th मेजर जिसको आप कहते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होगा आपके पास। ठीक है जी। वेरिएंस आपके पास जो है वो होता है समीशन f x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। अब जैसे मैथमेटिकली हम कहीं पे भी अगर हमें क्या करना होता है कि किसी डाटा पे अगर हमें माइनस की जरूरत नहीं होती डाटा के अंदर तो हम क्या करते हैं उसमें दो तरीकों से माइनस को जो है वहां से हम हटा सकते हैं। एक तरीका क्या है कि हम उस डाटा के ऊपर एब्सोल्यूट फंक्शन को अप्लाई करते हैं जैसे मीन डेविएशन में करते हैं हम। तो एब्सोल्यूट अप्लाई होने से क्या होगा मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है बट माइनस का साइन होता है वो क्या होता है वहां से हट जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है आपके पास डाटा को पॉजिटिव करने का कि आप उसकी स्क्वायरिंग करते हैं। जब आप उसकी स्क्वायरिंग करेंगे किसी की नेगेटिव वैल्यू की स्क्वायरिंग होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव चीज की स्क्वायरिंग होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो वेरिएंस की कैलकुलेशन है समीशन f x माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f। तो इसके लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए मुझे कॉलम बनाना पड़ेगा। वो कॉलम क्या हो जाएगा आपके पास वो कॉलम हो जाएगा आपके पास दैट इज f into x minus x बार का होल स्क्वायर। अब देखिए फर्क नजर आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ आपके पास ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है जी। और ये ब्रैकेट है आपका समझ गया। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है एब्सोल्यूट की और ये ब्रैकेट है एब्सोल्यूट का। तो अब जब हम ब्रैकेट ले लेंगे तो ब्रैकेट की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट कर रहे होंगे आप। ब्रैकेट की वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका भी सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी 4 ब्रैकेट फिर आपके पास क्या आ जाएगा 14.5 माइनस x बार की वैल्यू कितनी थी 37.61 और इसका स्क्वायर। जब आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2136.494। अब ऑटोमेटिकली जब आप इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे आप 4 मल्टीप्लाई एक ही दफा लिख के सॉल्व कर दें। डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक ही दफा लिख के सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और क्योंकि ये आंसर ये ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर है
अगर इसकी वैल्यू माइनस में भी होगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी। ठीक, तो अब जो वैल्यू हमारे पास इसमें आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, अब जो वैल्यू हमारे पास यहाँ जनरेट होंगी वो हो जाएंगी दैट इज 21,2136.494। ठीक है जी, 1203.309, फिर आ जाएगा 145.185, फिर 522.025, फिर 1711.407, ठीक है जी, और 1446.025। और अगर हम इन सब का टोटल कर लें तो टोटल करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, 7164.444। ठीक है जी, 7,164.444। तो अब यही वैल्यू वेरिएंस के लिए हम वहां पुट इन करते हैं, तो हमने वेरिएंस के लिए यहाँ पुट इन करी वैल्यू 7,164.444 डिवाइडेड बाय 45। तो वेरिएंस हमारे पास कितना आ जाएगा, वेरिएंस हमारे पास जो है वो आ रहा है, वेरिएंस हमारे पास जनरेट होगा 159.210। ठीक है, 159.210 हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा जी, इसी साथ हम निकालते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर फॉर्मूला सेम रहता है। ठीक है, समीशन f x माइनस x बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय समीशन f, बस सिर्फ फर्क क्या होगा कि ये स्क्वायर रूट में आएगी वैल्यू। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 7164.444 डिवाइडेड बाय 45, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास जो आएगा वो आएगा 12.618। अभी हमने ये कोफिशिएंट नहीं निकाला, अभी हमने डायरेक्ट ये वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब वेरिएंस कितना आ गया हमारे पास, वेरिएंस आ रहा है हमारे पास 159.210 और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारे पास 12.618। तो इसको जब हम कैरी ऑन करते हैं आगे, तो आगे कैरी ऑन करने में हमारे पास जो मेजर आता है वो क्या होगा आपके पास, द नाइन्थ मेजर इज सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 12.618 डिवाइडेड बाय मीन की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 37.61 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो सीवी कैलकुलेट करेंगे आप, तो सीवी की कैलकुलेशन आ रही है आपके पास दैट इज 33.548%। अब ये क्या शो कर रहा है, यहाँ आपके पास 33.548 तो वैल्यू आपके पास शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो डिस्पर्जन मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन है, उसकी बेसिस पे 33% डाटा मेरा क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है सेंट्रल वैल्यू से। सेंट्रल वैल्यू से जो स्प्रेडिंग आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वो कितनी है, दैट इज 33%। क्लियर हुई बात है। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन की बेसिस पे आप सीवी कैलकुलेट करते हैं, और सीवी के लिए मैं आपको बता दूं कि सीवी आपके पास क्या होती है, किसी भी दो चीजों को कंपेयर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, सीवी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी दो चीजों के दरमियान कंसिस्टेंसी निकालनी हो, तो कौन सी मोर कंसिस्टेंट है या मोर रिलायबल है, मोर सुटेबल है, तो हम क्या करते हैं वहां पे उनका अरिथमेटिक मीन दोनों का कैलकुलेट करेंगे, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और फिर दोनों का सीवी कैलकुलेट करेंगे। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा, इट मींस कि वो ज्यादा स्टेबल है, वो मोर कंसिस्टेंट होती है। जिसका सीवी ज्यादा आएगा, इसका मतलब है वो लेस कंसिस्टेंट क्योंकि जब वेरिएशन ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब है उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर स्टेबिलिटी
क्लियर हुई बात ये? तो अब इसके बाद नेक्स्ट मेजर की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट मेजर क्या है हमारे पास? दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है आपके पास? IQR Q3 माइनस Q1। अब आपने Q3 की वैल्यू निकाली थी 46.545 माइनस और Q1 की वैल्यू आपके पास थी दैट इज 29.667। ठीक है जी। तो अब आपके पास जब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 46.545 माइनस 29.667। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी? IQR विल बिकम 16.878। इसी के बाद सेकंड मेजर जो है आपके पास वो क्या होता है? इसी के बाद सेकंड मेजर आपके पास है दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है जी। और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है आपके पास? QD इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। अब इस डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ आपके पास जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 46.545 माइनस 29.667 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा आपके पास 2, यानी ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2 का मतलब 8.439। ये आ गया आपका क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन के बाद जब इसका हम रिलेटिव मेजर निकालेंगे तो ये कहलाएगा क्या? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब जहां पे CO हम मेंशन कर रहे हैं कैलकुलेशन में वो हमारे लिए क्या होगा? दैट विल बी आपका कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मींस CO। तो यहां आपके पास वैल्यू आती है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 इनटू 100 और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी? 46.545 माइनस 29.667 डिवाइडेड बाय 46.545 प्लस 29.667 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो वैल्यू आपके पास जनरेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16.878, नीचे आ जाएगी वैल्यू आपके पास दैट इज 76.212 और अगर हम इसको डिवाइड कर लें 16.878 डिवाइड बाय दिस तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 22.14%। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यानी यहाँ आपके पास इंटर क्वार्टाइल रेंज आ गई 16.878। इंटर क्वार्टाइल रेंज द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। क्वार्टाइल डेविएशन जब हमने कैलकुलेट किया तो इसने आपको सेंट्रल डिस्पर्जन दिया वो कितना हो गया? 8.439 का। और उसकी बेसिस पे जब हमने कोएफिशिएंट कैलकुलेट किया तो ये बता रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन कि ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल्स आपके पास जो डेविएशन स्प्रेडिंग जनरेट हो रही है वो कितनी है? वो आपके पास है 22%, यानी आपका डेटा 22% जो है वो डेविएशन शो कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, क्लियर हो गई बात ये? तो ये आपका सारा का सारा काम यहाँ पे जो हमने किया है वो हमारा क्या है? वो हमारा काम था जिससे हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन और उसके साथ साथ जो है उसको हम कहते हैं आपका रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। पहले हमने कैलकुलेट किए हैं सेंट्रल डिस्पर्जन्स को और फिर साथ साथ उसका रिलेटिव मेजर भी कैलकुलेट किया है ताकि अगर आपको जो है वो डायरेक्ट रिलेटिव मेजर जो है वो पूछा जाए अगर आपसे तो आप जो है वो रिलेटिव मेजर के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं उसका मतलब डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के बाद उसका रिलेटिव मेजर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो हमारी रिमेनिंग है। वो रिमेनिंग चीजें क्या है हमारे पास? वो एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड द स्क्यूनेस। ये हमने जो है वो अपने सेशंस में
जब फिजिकल हमारी क्लासेस थी तो उसके अंदर हमने चीज़ें डिस्कस की थी और उसके अंदर हमने देखा था कि हमने स्क्यूनेस को भी वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। जो स्क्यूनेस को हमने डिस्कस किया था तो उसके अंदर क्या था, उसके अंदर हमने आपको फिगर में ड्रॉ करके दिखाया था कि स्क्यूनेस क्या चीज़ होती है। कि आपका डाटा जो है अगर एक तरफ जो है वो खिंच रहा होता है, ठीक है, या एक तरफ जो है उसका झुकाव होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्क्यूनेस का नाम देते हैं। स्क्यूनेस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो फार्मूलाज हैं, ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन एक फार्मूला है, सेकंड क्वेश्चन एक फार्मूला है, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो आपके पास कोडाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो ये जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालने के जो फार्मूले हैं वो सब आपके आंसर्स की बेसिस पे ही आपको कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास जो एक टास्क है वो क्या है, यहाँ हमने जो है वो आपको क्वार्टाइल डेविएशंस और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस तक का जो काम किया है उसके अंदर हमने मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्जन और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको जो है वो यहाँ पे हमने करा सारे, ठीक है। इसके अंदर आपने लास्ट सेशन के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी सारी कर ली थी, इसके अंदर आपने तमाम डिस्पर्जन कर ली। यहाँ हम आपको इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसी सवाल के अंदर आपको स्क्यूनेस के फॉर्मूले आइडेंटिफाई करा, मगर आपका टास्क क्या होगा, आपका टास्क ये होगा कि आपने इन सब चीजों को करने के बाद स्क्यूनेस को खुद कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्क्यूनेस के फॉर्मूले मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, और उसका फॉर्मूला होता है आपके पास मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, मॉड भी कैलकुलेट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। इन सबको मिलाकर आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालते हैं, ठीक है। इसे आप कहते हैं फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं आप सेकंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के अंदर, तो जो हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर भी कैलकुलेशन आप कर चुके हैं, मीन भी कर चुके हैं, मीडियन भी कैलकुलेट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसके अंदर कोई नई चीज कैलकुलेट नहीं करनी है, प्रीवियस आंसर्स की बेसिस पे ही आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। अच्छा, तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज होती है आपके पास दैट इज क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है आपके पास, Q1 प्लस Q3 फर्स्ट क्वार्टाइल प्लस थर्ड क्वार्टाइल माइनस ट्वाइस ऑफ सेकंड क्वार्टाइल, ठीक है, यानी 2Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है जी। यहाँ आपके पास क्या होगा, ये आपके पास क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है, Q1 प्लस Q3 माइनस 2Q3 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ आपको आसानी के लिए एक चीज मेंशन कर देते हैं, वो क्या है कि जो Q2 है आपका बेसिकली वो आपके लिए क्या होता है, वो आपका मीडियन होता है, सही, दैट इज द मीडियन ऑफ योर डाटा। स्क्यूनेस का मतलब क्या है, स्क्यूनेस का मतलब होता है कि आपके डाटा के अंदर अगर झुकाव है तो वो अगर एक तरफ पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है और नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। इसका आंसर प्लस में भी आ सकता है, इसका आंसर माइनस में भी आ सकता है, ठीक है। और ये कहलाता है जब भी इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी, स्क्यूनेस का जब भी आंसर आएगा तो उसको हम कहते हैं नॉन सिमेट्रिकल डाटा, ठीक है जी। ये नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी आपके पास, कि ये जो आपके पास डाटा नजर आ रहा है, अगर आप देखें तो ये क्या आपके पास 4 7 15, ठीक है जी, फिर 11 6 and 2। तो अगर हम इसको जनरली भी अगर हम क्या करें प्लॉट करके देखें तो ये पहली 3 क्लासेस में ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे
इट इज स्क्यूड टू द राइट, पॉजिटिवली स्क्यूड है, यानी इसका खिंचाव जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। इस सवाल के अंदर अगर आप स्क्यूनेस निकालेंगे तो आपकी स्क्यूनेस जो है वो पॉजिटिव आएगी। अगर इस तरीके से स्टार्टिंग की वैल्यूज कम होती, फिर मैक्सिमम वैल्यू आगे आती और फिर कम वैल्यूज बाद में आती, तो फिर क्या होगा, उसका खिंचाव पहले बन रहा होता, ये स्टार्टिंग की वैल्यू से फिर वो स्टार्ट होकर ग्राफ बनता और मैक्सिमम पहुंच के फिर एकदम से खत्म करता। तो इससे हम कहते हैं फिर कि ये नेगेटिवली स्क्यूड रहता है, यानी स्क्यूड टू द लेफ्ट है, तो उसका आंसर क्या होता, माइनस में आ जाता, ठीक है। क्लियर हो बात ये? तो आपके पास दो किस्म की स्क्यूनेस हो सकती है, या तो स्क्यूड टू द राइट होगा या स्क्यूड टू द लेफ्ट होगा। और अगर आपका डेटा बिल्कुल बैलेंस बढ़ जाए, यानी आपका डेटा होगा 4 6 8 6 4, बिल्कुल जैसे प्लेन मतलब स्टैटिकली मूव करता ऊपर और फिर बिल्कुल आता वैसे ही नीचे, ठीक है जी। तो उसके अंदर क्या होगा, जिस फ्रीक्वेंसी से वो ऊपर जा रहा है उसी फ्रीक्वेंसी से वो नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास कहलाएगा सिंपली दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास जो होता है वहां पे स्क्यूनेस जो होती है वो जीरो हो जाती है, स्क्यूनेस वहां पे लाई नहीं करती है, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे दूसरी चीज ये समझने वाली है कि अगर आपको डेटा दे फॉर द फॉलोइंग डेटा क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज और आपको कहे कि कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो अब इसका मतलब क्या है, आपको उस डेटा के ऊपर मीन भी कैलकुलेट करना है, उस डेटा का मॉड कैलकुलेट करना है, उस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, देन फिर आप निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, सही है। तो अब आपको जो है वो शायद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि हमने ये तमाम चीजें एक साथ आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन करी है उनका पर्पस क्या है। अब तमाम चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, तमाम फॉर्मूलेज आपके पास अवेलेबल हैं, अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सॉल्यूशन करना है, ठीक है जी। यानी आपके क्वेश्चन में जो चीज रिक्वायर्ड होगी आपने सिर्फ उसका फॉर्मूला लेना है और उसके लिए जो कॉलम रिक्वायरमेंट है वो आपने कॉलम रिक्वायरमेंट को जो है वो आपने बनाकर सॉल्व करनी है, ठीक है जी। तमाम चीजें फिर एक साथ जो है वो सॉल्व नहीं करनी होती, ठीक है जी। तो ये तीन चीजों की कैलकुलेशन आपका टास्क है। फिर मैं आपको यहाँ पर दोबारा एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आपको इस चीज को अच्छे से समझना है तो इस सवाल को आप एक दफा देखने के बाद इसी सवाल को कोशिश करें कि आप जो है वो खुद जो है वो इस सवाल को हल कर सकें, क्योंकि इसके अंदर आंसर्स आपके पास अवेलेबल होंगे तो आपको आसानी होगी। अगर कहीं कोई चीज आप गलत करोगे तो आप ट्रैक कर सकते होंगे कि आपने कोई चीज गलत करी है। कैलकुलेशन अपने हाथ से करिएगा, तो अपने हाथ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अपने हम इस सेशन के अंदर हमने रिलेटिव मेजर्स को और सेंट्रल डिस्पर्जन्स को जो है वो कंप्लीट किया है और आई होप कि ये चीज़ें आपको जो है वो समझ में आ जाएंगी अगर आप इसकी प्रैक्टिस साथ साथ जो है वो कर ले तो, ठीक है। इंशाल्लाह हम अपने अगले सेशन के अंदर जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके अंदर बेसिकली कुछ मूवमेंट्स की डिस्कशन होंगी और मूवमेंट्स की डिस्कशंस के अंदर हम जो है वो उसकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में चीज़ें आपको डिलीवर कर देंगे, रॉ डाटा और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है जी। और मूवमेंट्स के बाद जो है उसकी कैलकुलेशन के बाद फिर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस जो होते हैं जो मूवमेंट्स की बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, हम आपको वो एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि आपने ये जो चीज़ें सारी कर ली हैं तो आपको फिर मूवमेंट्स की कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी आपको समझ लें कि हम पूरी थ्योरी जो है वो मूवमेंट्स की स्क्यूनेस और कर्टोसिस के लिए हम आपको डिलीवर करेंगे वो, और फिर आपके पास टास्क होगा कि यू हैव टू फाइंड द कर्टोसिस एंड स्क्यूनेस थ्रू मूवमेंट्स, ठीक है। और वो रॉ डाटा के लिए भी होगा और वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होगा, ठीक है जी। कुछ एंड्स जो है वो हम उसके अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी ये कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए आपको पास वो टास्क होगा कि आप वो टास्क पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले सेशन में आपसे जो है वो मुलाकात होगी और तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू। इस सेशन के बाद आपके पास जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं और उस क्वेश्चंस के अंदर जो
प्रैक्टिस के लिए जो है उन क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं। तो काइंडली जो है ये जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इन दी एंड आपको मिलेंगे, तो आप ट्राई करें इनको। और अगर कोई क्यूरी हो तो आई एम अवेलेबल ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आप मुझसे